Good morning, student. Today we will discuss about the sense among living organism. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इस यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम उस इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको आप लिविंग की कैटेगरी में रख रहे हो, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बड़ा इजीली क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। अपने आसपास होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं टेम्परेचर में, प्रेशर में, या फिर कोई और बदलाव है, एटमॉस्फेरिक कोई चेंज आ रहा है, लाइट का कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, इन सभी चेंजेस को बड़ा इजीली परसीव कर सकते हैं, उनके हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी चीज को सेंस करने का, द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने आसपास की चीजों को सेंस करने की जो एबिलिटी होती है वो उसकी कॉन्शियसनेस कहलाती है। तो धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, दे ऑल हैव द एबिलिटी टू सेंस द सर्टेन थिंग्स। वो अपने आसपास की चीजों को बड़ा इजीली सेंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे गए हैं जिसमें जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है उनको भी हमने सेंस करते हुए देखा है। लाइट को, फूड को वो सेंस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अपने आसपास की सराउंडिंग में होने वाले जितने भी बदलाव हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म उनको बदलाव को परसीव कर रहा है, चाहे वो बदलाव फिजिकल हो या केमिकल हो, इनको भी वो बड़ा इजीली परसीव कर सकता है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी अगर कोई परसीव कर पा रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्शियसनेस उसकी कहलाती है। इस चीज को हम लोग कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। टेम्परेचर का बदलाव, पानी का बदलाव, वाटर का बदलाव, सॉरी पानी कह रही हूँ, वाटर का कोई चेंज आ गया, प्रेशर का कोई चेंज आ गया, या फिर सनलाइट की वजह से कोई चेंज आ गया, तो उन सभी के लिए हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। चाहे कोई भी सेल प्रोकैरियोटिक हो, चाहे कोई भी सेल यूकैरियोटिक हो, वो सब के सब कोई ना कोई एक चीज को शो करते हैं। जैसे कि एक टर्म आपने पढ़ी होगी, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है लाइट ड्यूरेशन, ठीक है। तो लाइट का जो इफेक्ट है वो बड़ा ही ज्यादा देखा गया है प्लांट्स के ऊपर और सीजनल ब्रीडर के ऊपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, या प्लांट्स की फ्लावरिंग के ऊपर, ठीक है। प्लांट्स में फ्लावर आएंगे उस हिसाब से भी देखा गया है कि फ्लावर का आना, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, यानी लाइट की ड्यूरेशन के हिसाब से भी हमने प्लांट को बांटा हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। ये कैसे प्लांट होते हैं बच्चों, ये वो प्लांट हैं जो डाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी फ्लावरिंग करते हैं। तो फोटो पीरियड भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स के अंदर भी इसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमंस की, हम अपनी बात अगर करें बच्चों, तो अपनी बात में एक चीज और यहाँ पे जुड़ जाती है कि हम लोग जो है बहुत ही कॉन्शियस हैं, और हम लोग कॉन्शियस ना होने के साथ साथ हम लोग हैं सेल्फ कॉन्शियस, यानी हम अपनी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा अवेयर हैं। हमारे शरीर के होना, मोटा पतला होना, हमारा छोटा बड़ा दिखना, सुंदर दिखना, गंदा दिखना, या अपनी बॉडी को कैसे हमने कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी चीजें हमारे बस में होती हैं। यानी हम लोगों ने एक ऐसी प्रॉपर्टी अपने अंदर डेवलप की हुई है जिसमें हम अपने आप को बड़ा ही इजीली परसीव कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस है। ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है, अपनी अपीयरेंस को लेके, अपने व्यवहार को लेके, अपने हर एक चीज को लेके, यानी उसको सब चीजें पता है अपने बारे में। तो सेल्फ कॉन्शियस टर्म जो होती है एनसीईआरटी के हिसाब से ह्यूमन के लिए दी गई है जी। ह्यूमन आर मोर सेल्फ कॉन्शियस देन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को, अपने आप के बारे में वो बहुत ज्यादा अवेयर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ह्यूमंस आर, ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, सेल्फ अवेयर। ह्यूमन क्या है बेटा बच्चों, सेल्फ अवेयर है, अपने आप के लिए वो काफी ज्यादा अवेयर है, अपने आसपास होने वाले बदलावों के लिए काफी ज्यादा वो अपने आप को अवेयर रखते हैं, ठीक है। कोई भी बदलाव आएगा उसके हिसाब से वो अपने आप को बदलना भी जानते हैं। इस बदलाव के साथ मैं कितना जल्दी अपने आप को अडेप्ट करूं, इस चीज को भी वो बड़ा ही मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। फिर अब एक बात यहाँ पे और आती है बेटा कि आपने एक टर्म सुनी होगी, कोमा। बहुत से बच्चों ने, बहुत बार ऐसा होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और उन एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है बच्चों, कोई पेशेंट है वो कोमा में चला गया,
तो उस चीज में आप लोग क्या मानोगे, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? और कोमा एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसके अंदर आपको एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रख दिया जाता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर आपको रख दिया जाता है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी, उसमें एक पर्सन था जो कोमा में था। तो कोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को पूरी तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख दिया जाता है। तो उनको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना तो उसको आप लिविंग में रख सकते, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को नहीं कर रहा। उसके लंग्स और हार्ट जो है वो मशीनों के द्वारा उनको काम करवाया जा रहा है, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही नहीं रखे जाते हैं, वो कहीं इन बिटवीन रह जाते हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, तो बहुत सारी चीजें वो नॉन लिविंग वाले परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी बाकी सारे बहुत सारे ऑर्गन्स को जो है मशीनों के द्वारा हॉस्पिटल्स के अंदर रख के काम करवाया जाता है। तो इसीलिए उसको बोला गया कि मशीनें जब इंसान पे काम करने लगी तो वो लिविंग कैसे हो गया, नॉन लिविंग हो गया। और ऐसा बहुत बार माना गया है कि क्या कोमा में आने वाला जो पेशेंट होता है वो कभी रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये चांस की बात है, हम ये नहीं कह सकते कि हर कोमा में जाने वाला पेशेंट रिकवर करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोमा में जाने वाला पेशेंट कभी रिकवर कर ही नहीं सकता। दोनों चीजों के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोमा में जाने वाला इंसान जो होता है वो इजीली नॉर्मल लाइफ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बातें यहाँ पर है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोमा में जाने वाला पेशेंट क्या कभी भी नॉर्मल लाइफ में नहीं आएगा? तो अगर वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो वो नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि उसको जब तक वो कोमा में रहता है तब तक उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हमने डाला हुआ है। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब है उसके लंग्स और उसके हार्ट जो है वो मशीनों के द्वारा काम कर रहे हैं, मशीनों की हेल्प से ही वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान यहाँ पर रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपकी सेंसिबिलिटी। इसके बाद एक चीज और आपने यहाँ पे देखनी है सॉरी, कि अगर कोई टिश्यू है, आपको पता है टिश्यू क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो इस टिश्यू के द्वारा किया जाने वाला कोई पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी सेल ऐसी हैं, वो इसलिए है कि सेल भी इंटरेक्ट कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल हैं और वो सभी की सभी सेल आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ताकि एक पर्टिकुलर मैनर में टिश्यू जो है वो क्या कर सके, उसकी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि जो टिश्यू कोई काम, फलाना काम, जैसे पानी ले जाने का काम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी सेल कर रही है? नहीं, उसकी सेल, उसमें बहुत सारी सेल हैं और वो सभी सेल मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है। तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो कि जो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू है वो कॉन्स्टिट्यूंट सेल की वजह से नहीं होता है, कितनी सेल उसमें है उनकी वजह से नहीं हो रहा है, वो सेल किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं इस वजह से वो काम करता है। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो कोई एक केमिकल की वजह से नहीं हो रही है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं, उस वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो काम कर पा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जितने भी छोटे से छोटा ऑर्गेनेल ले लो, बड़े से बड़ा टिश्यू ले लो या कोई सिस्टम ले लो, सभी के अंदर पार्टिसिपेशन होता है बहुत सारे ग्रुप्स का, बहुत सारी चीजों का। कोई एक चीज के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हैं, किसी एक चीज के ऊपर हम रिलाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था, हमने शुरू में आपको बताया था सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने और ऑर्गेनिज्म बना। तो ये जो एक हायरार्की हमने आपको बताई थी उसका मतलब यही था कि जो ग्रुप ऑफ सेल है या ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम है जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और उसी के रिजल्ट के आपको मिलेगा कि ऑर्गेनिज्म अपना काम कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इन सभी प्रॉपर्टीज के बेस पे, क्यों, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। ठीक है, धरती के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और सेल्फ रेप्लिकेट मतलब अपने ही कॉपीज बना सकते हैं, अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं और अपने आप की बॉडी को मेंटेन तो वो किए हुए हैं बाय इंटरेक्शन ऑफ मैनी बायोकेमिकल
रिएक्शंस। ठीक है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से। और सबसे बड़ी बात है, ये जो भी एंटिटी है ये रिस्पॉन्ड भी करती है एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए। क्यों करती है बच्चों? क्योंकि उनके पास कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उनके पास क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो इस तरीके से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम लिविंग को डिफाइन करें, these are self replicating evolving self regulating entity which perform its function by interaction of many biochemical reaction and it also respond to the external stimuli। तो ये आपका सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हमने डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था शेप और साइज के बारे में, हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म, हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, और हमने डिस्कस किया था सेल्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी को जरूर खोल लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, एनसीईआरटी इज मस्ट। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी कल हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।